वुमेन बॉक्सिंग उस समय नई नई आई थी, नया तो सबको था कि और लड़कियां जुड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड भी किया और फिर मेरे कोच थे वहाँ पर शिव सिंह सर, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की और वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन जो स्टेट चैंपियनशिप की ऑब्वियस मुझे कुछ नहीं आता था। फर्स्ट टाइम मैं जा करके रिंग, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस ये पता कि मैं बहुत मार खा करके नीचे आ गई। अच्छा। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, जयराज सर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हार भी गए तो आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, आप अच्छा कर सकती हो, आपकी हाइट अच्छी है और हाइट का बड़ा एडवांटेज है। तो मैंने बोला सर बस बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, और मार नहीं खानी। हाँ और मार नहीं खानी है। कहा कि नेशनल चैंपियनशिप है और एक वेट हमारा खाली है 54 kg, तो तुम खेलो। मैं सर नहीं। तो उन्होंने कहा कि नेशनल चेन नहीं हो रही है। तो उनको हो मैं पहाड़ों की रहने वाली और समंदर देखा नहीं है कभी, तो मैंने बोला अरे ओ जालिम समंदर, तेरे लिए तो मार खानी पड़ेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम बात करने वाले हैं आज प्राइड की, डिसिप्लिन की, एक पावर हाउस पर्सनैलिटी से, अमनप्रीत कौर जी, जो कोच है, नेशनल बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। और क्या क्या है आइए जानते हैं अमनप्रीत जी से। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच मिस्टर भारत, बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर और अच्छी हो रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? हाँ, बॉक्सिंग की जर्नी तो Yes, चंडीगढ़ please. से स्टार्ट हुई। ओके। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओके। बहुत छोटा सा गांव है एक सिहारडी, अच्छा। उसका जो टाउन का नाम है वो धर्मपुर है। छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर्स थे। ओके। मम्मा अभी रिटायर्ड हुए 2015 में और मेरे पापा थे वो नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर थे। अच्छा। तो जब वो जिंदा थे, एक्चुअली 94 में वो एक्सपायर हो गए थे, एंड वी आर 3 सिस्टर्स। तब थोड़ा लगा था कि हाँ गेम्स करने चाहिए, और मेरे पापा बहुत अच्छे गजलकार भी थे, मम्मा भी लिखती हैं कभी कभी। तो बस उन्हीं ने शायद मेरे अंदर एक स्पोर्ट्स को लेकर के थोड़ा सा अलग जगाया था कि हाँ थोड़ा स्पोर्ट्स करना चाहिए। तो बॉक्सिंग चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई, उससे पहले बहुत सारी गेम्स खेली मैंने। पापा ने कबड्डी एथलेटिक्स करवाया था। अच्छा। और फिर स्कूल में मेरी हाइट को देखते हुए हमारे जो स्कूल पीटीआई टीचर थे, उन्होंने बास्केटबॉल में मुझे एनरोल किया था। तो वो भी नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर थी मैं, और कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी तक खेला था। फिर 2001 में शायद स्टार्टिंग में वुमेन बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। अच्छा। तो मेरी रूममेट्स थी, बड़ी अच्छी दोस्त, कमलेश और विदुषी। उन्होंने मुझे इवनिंग में आकर के बताया, हॉस्टल में, आई वाज हॉस्टलर इन 2001, कि अमन हम तो आज बॉक्सिंग करके आए हैं। अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा, फिर कह रहे अब तो हम नेशनल जाएंगे घूमने के लिए और बॉक्सिंग करेंगे। मैंने कहा कहाँ होने वाली है नेशनल? कह रही ये तो नहीं पता अभी। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं सारी रात सो नहीं पाई। वो भी वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलती थी। अच्छा। मुझे लगा नहीं, कल तो मुझे भी बॉक्सिंग करनी है जाके। क्योंकि वो घूमने का क्रेज था या नहीं, मुझे ये था ये कर सकती है तो व्हाई नॉट मी। तो हम 3 रूममेट्स थे। रूम नंबर 90 या 91 था हमारा, लास्ट रूम नंबर था, और हम लोग बड़े शरारती हुआ करते थे। तो मुझे लगा नहीं, मैं भी पीछे नहीं रहनी चाहिए, ये वॉलीबॉल और क्रिकेटर होकर के कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहाँ टूर्नामेंट हो रहा था, सेक्टर 10 में स्केटिंग रिंग था, वहाँ रिंग लगाया गया था। तो सर ने कहा, जो डील कर रहे थे मिस्टर जयराज सर थे, सेक्रेटरी थे उस समय चंडीगढ़ के। तो मैंने कहा सर मुझे भी बॉक्सिंग करनी है। तो बोलते हैं बेटा आप नेक्स्ट टाइम आना। वेट तो हो गए। मैंने बोला वेट हो गए मतलब? कह रहे बॉडी वेट तो हो गया, वो सुबह होता है। तो मैंने कहा सर अभी ले लो मेरा वेट। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, वो एक टाइम पीरियड होता है, चल कोई नहीं देखते हैं। फिर सर ने मुझे मतलब काफी हेल्प किया उसमें, क्योंकि वुमेन बॉक्सिंग उस समय नई नई आई थी, तो सबको था कि और लड़कियां जुड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे काफी गाइड भी किया, और फिर मेरे कोच थे वहाँ पर शिव सिंह सर, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की और वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन जो स्टेट चैंपियनशिप की ऑब्वियस मुझे कुछ नहीं आता था। फर्स्ट टाइम मैं जा करके रिंग, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस ये पता कि मैं बहुत मार खा करके नीचे आ गई। अच्छा। तो एक बाउट तो मैं जीत चुकी थी, शायद वो भी मेरे जैसी थी,
तो नेक्स्ट डे जो था उसमें अच्छी लड़की थी, वो पहले से बॉक्सिंग कर रही थी, मैं हार गई, वापस आ गई। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, जयराज सर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हार भी गए तो आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, आप अच्छा कर सकती हो, आपकी हाइट अच्छी है और हाइट का बड़ा एडवांटेज है। तो मैंने बोला सर बस बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, और मार नहीं खानी। हाँ और मार नहीं खानी है। तो वहां से बड़ी जर्नी स्टार्ट हुई और सर बड़े हमारे लिए कोऑपरेटिव थे, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी और जो बॉक्सिंग का रिंग था वो 42 सेक्टर था और मेरा 11D में था। अच्छा। तो वहां से आने जाने के लिए सर खुद आते थे, हम सारे बच्चों को, जो हम GCG की गर्ल्स थी 3-4, और हम छुप जाते थे, नहीं सर हमने नहीं जाना है, हमने नहीं जाना है। बट उन्होंने बड़ा गाइड किया, सपोर्ट किया और कहा कि नेशनल चैंपियनशिप है और एक वेट हमारा खाली है 54 kg, तो तुम खेलो। मैं सर नहीं। तो उन्होंने कहा कि नेशनल चेन नहीं हो रही है। तो उनको हो मैं पहाड़ों की रहने वाली और समंदर देखा नहीं है कभी, तो मैंने बोला अरे ओ जालिम समंदर, तेरे लिए तो मार खानी पड़ेगी। तो वहां से स्टार्ट हुई। जी मैम, इंडिया में लड़कियों के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स चूज करना इजी नहीं होता, आपने ये चैलेंजेस कैसे फेस किए और कैसे डील किया इससे? नहीं, अभी तो काफी चेंज है। इन 2000 जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी वुमेन बॉक्सिंग, तो सभी को, पेरेंट्स को, इवन गर्ल्स को भी, कोचेस जो स्कूल कॉलेजेस सभी में बड़ा मिथ था कि गर्ल्स को कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, खासकर बॉक्सिंग में नहीं आना चाहिए। हाँ जी। और चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस किए, मेरे साथ की गर्ल्स ने भी, हमने भी। अरे इनको तो मार धाड़ पसंद होगी, ये तो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते थे। कहीं जगह तो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे बॉक्सिंग के लिए। और मेरे लिए प्लस फैक्टर ये था कि जब मैंने बॉक्सिंग करने का डिसीजन लिया तो मैंने मेरी रूममेट से इन्फ्लुएंस होकर के लिया। और मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे मदर, पापा तो नहीं थे उस वक्त, मेरी मदर गांव में रहते थे, धर्मपुर। और तो मैंने जब स्टेट चैंपियनशिप जीतने के बाद ही, मतलब सिल्वर जब मेरा आया था, उसके बाद ही मैंने उन्हें फोन करके बताया था। उससे पहले नहीं बताया? उससे पहले बिल्कुल नहीं बताया। तो मम्मा ने ये बोला कि, मैंने कहा मैंने बॉक्सिंग की। अरे तुमने ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं। पर शायद उन्होंने कहा, जो पहली बात ये थी कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैंने सिल्वर जीता। तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुमने ट्रेनिंग तो कभी करी नहीं? तो मेरी सिस्टर्स जो फोन पर थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि अरे सब बचपन से हमें पीटते हुए आ रही है, बॉक्सिंग में तो लेना ही था इसने कुछ। तो एक ये तो आम बोलचाल की बात थी, लेकिन सबको ऐसा नाक की हड्डी निकलवानी पड़ेगी, फेस पे कुछ कट लग जाएगा, ब्यूटी, क्योंकि गर्ल्स को, वुमेन को हमेशा ब्यूटी के साथ देखा जाता है। हाँ। तो वो खराब हो जाएगा, या फिर कल को बेबीज या कंसीव कर पाएंगे कि नहीं, कोई पंच ऐसा ना लग जाए कि कोई डैमेज कर दे ऑर्गन। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स के दिमाग में भी थी, गर्ल्स के दिमाग में भी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मेरे साथ की कई बॉक्सर्स का नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पर, जिन्होंने पेरेंट्स की या भाई की या किसी की डांट मार खा करके या हमारे जैसे समाज के ताने सुन के उन्होंने गिव अप नहीं किया। बिल्कुल। और मैं सच में जिन्होंने शुरुआती जो बॉक्सर्स थी, जिन्होंने वुमेन बॉक्सिंग को यहाँ तक लेकर के आया, उनको सच में दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। दैट्स व्हाई कि आज हम वुमेन बॉक्सिंग में वुमेन कोचेस को भी देख पा रहे हैं, वुमेन फिजियोथेरेपिस्ट को भी देख पा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी देख पा रहे हैं, फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, काफी लोगों को हम देख पा रहे हैं। इवन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर्स भी, मैरी कॉम हो गई, एल सरिता उस समय, करमजीत थी, लक्ष्मी थी, अश्वती, लेखा केसी। और जब हमने शुरुआत की तो हमने नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। कई लोगों ने तो कहा था कुछ नहीं, एक नेशनल तक का भविष्य नहीं है वुमेन बॉक्सिंग का। अच्छा। लेकिन देखिए, मैरी को सब जानती, दुनिया जानती है, वो लीजेंड है, लिविंग लेजेंड है। उसके बाद लवलीना आई, निखत आई, बहुत सारे बॉक्सर, पूजा आई, जिन्होंने न केवल समाज की बनी बनाई परंपराओं को कि ये गेम पुरुष कर सकते हैं और ये गेम महिलाएं कर सकती हैं, जो एक मिथ बना था, एक मतलब अलिखित जो बंटवारा हो चुका था, उस चीज को उन्होंने डिनाई किया। और मैं बड़ी खुश हूँ अभी जो हमारी आने वाली, जो हमारी अभी भावी पीढ़ी है, जो 28 में और आने वाले 32 ओलंपिक्स में वुमेन बॉक्सिंग का परचम लहराने वाली है, उस टीम की मैं अभी कोच हूँ, अंडर 19 में हेड कोच हूँ, लीड कर रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स। कि मैं बच्चियों को देखती हूँ, मैं बड़ा जोश है और उन्हें इस बात का तो इतना इल्म नहीं है कि कहाँ से वुमेन बॉक्सिंग किस गलियारों से होकर के, कितनी संकरी गलियों से होकर के निकली है और यहाँ तक पहुंची है कि वह हमारे पास वर्ल्ड चैंपियंस हैं।
एक नहीं 10-10 वर्ल्ड चैंपियन है एलीट लेवल पे वुमेन में, और हमारे पास 2 ब्रॉन्ज मेडल्स है, ओलंपिक मेडल्स हैं। अच्छा। तो बड़ी खुश हूँ और गर्वित भी हूँ कि आने वाला जो समय है डेफिनेटली जो एक कहूँगी कि समाज ने धीरे धीरे जो स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, वुमेन को किसी भी अलिखित या अदृश्य सांचे में ढालने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ वुमेन, ना ही मतलब जेंट्स को भी, इवन कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, या आप गर्ल हो, आप बॉय हो, बॉय को घर पे काम नहीं करना चाहिए या वुमेन को बाहर का काम नहीं करना चाहिए। तो वो अब समाज थोड़ा खुल गया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स खुद अपनी बच्चियों को लेकर के आते हैं कि इन्हें बॉक्सिंग कराइए। तो थैंक्स, सभी को थैंक्स है इस चीज जी। ठीक है, यूथ इंडिया वुमेन बॉक्सिंग टीम की हेड कोच बनना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इमोशनली और प्रोफेशनली कैसे शेप करती है? देखिए, शुरुआत मैं करूंगी 2017 नवंबर की बात है। ओके। मैं माँ बन चुकी थी 2017 फरवरी में, और मैं मैटरनिटी लीव पर थी, मुझे ज्वाइन करना था वापसी, और उसी दौरान कई कैंप्स लग रहे थे। मैंने कम से कम 13 वर्ष एलीट वुमेन टीम के साथ काम किया था उस समय तक, और 2016 मेरा लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मई में हम लोग गए थे मैरी कॉम के साथ अस्ताना। वो ओलंपिक क्वालिफायर था, और अनफॉर्चुनेटली हमारा ओलंपिक क्वालिफायर नहीं हो पाया उस वक्त। सोनिया लाथर, जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता उस समय, शादी हुई, और थोड़ा सा आपकी पॉइंट से भटक के एक जगह आ रही हूँ। शादी हुई, बच्चा हुआ, तो एक वुमेन के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है उसका शादी होना। और लकीली मेरी बॉक्सिंग फैमिली में ही, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो इंटरनेशनल आरजे हैं, रेफरी जज हैं बॉक्सिंग के ही। हाँ जी, BFI स्टार 3 भी हैं, और जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के भी स्टार रेफरी जज हैं। तो उन्होंने बड़ा मतलब एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे और सपोर्टिंग रहे। तो इसलिए मेरी लाइफ में उतना बड़ा चेंज नहीं आया कि आप ये जॉब नहीं कर सकती हो और ये जॉब कर सकती हो, मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया एंड ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ जी, तो वो सपोर्टिव था उस तरीके से। और जब बेबी हुआ, और आपको पता है शारीरिक और मानसिक तौर पर एक महिला के जीवन में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, और उस चीज को एक्सेप्ट करना, आपका वेट आप बढ़ चुका है, आप मतलब आपका रिएक्शन थोड़ा स्लो हो चुका, स्लो क्या पूरा ही खत्म हो चुका है, और फिर वापसी करना, और एक फिजिकल फील्ड में जहाँ का पहला ही नॉर्म्स है कि आपको फिट रहना है। तो बड़े लेवल पर कैंप्स लग रहे थे, और मुझे लग रहा था शायद किसी कैंप में मेरा नाम भी आ जाएगा, बट नहीं आया। मुझे अप्रोच किया गया, उस समय जूनियर नेशनल का कैंप लग रहा था, और मुझसे पहले जिनको अपॉइंट किया गया था मिसेस हेमलता बुगडवाल को, वो बॉक्सिंग कोच, हम लोग काफी अरसे एक साथ काम कर चुके थे एलीट कैंप में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम रोहतक में कैंप लगेगा तो आप भी मेरे साथ आ जाइए। तो मैंने बोला, मैं उन्हें प्यार से हनी कहती हूँ, सभी हनी कहते हैं, वो है भी हनी जैसी स्वीट है। तो उन्होंने कहा कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं यार एलीट कैंप में थी, अब मैं जूनियर के साथ कैसे काम कर सकती हूँ, वो भी असिस्टेंट कोच। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा। फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, आप वापसी कर रहे हैं। सारी चीजें हो गई, लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो मेरा नाम नहीं था। तो आई वाज शॉक्ड। तो मैं भगवान पर बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसे चले जाती हूँ। उस समय नवंबर गुवाहाटी में हो रही थी यूथ की, तो मैंने ट्रेन बोर्ड की, ट्रेन डिले हो गई, और चलो जो भी था, और ट्रेन में बैठी हूँ, एक कॉल आता है मुझे कि मैम आप जूनियर हेड को ज्वाइन करेंगे क्या? तो मैंने बोला वो तो हेमलता मैडम है। कह रहे नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो शायद ज्वाइन नहीं कर रही हैं, तो मोस्ट सीनियर आप हैं, तो आप ज्वाइन करेंगी क्या? तो मेरा बेटा मेरी गोद में ही था उस समय, हम लोग जा रहे थे साथ ही में। मैंने बोला ओके, मैंने घर पे बात की तो ओके था। तो फिर मैं भगवान पे ये बिलीव हुआ कि जब वो आपको कोई बड़ी चीज देने वाले होते हैं ना, तो वो आपके हाथ पूरे खाली कर देते हैं। बिल्कुल, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, सारे दरवाजे आपके मुंह पर बंद हो जाते हैं। लेकिन उसको पता है कि कब कौन से, वही अभी हमारी शुरुआत में आपसे बात हुई थी स्टार्टिंग में, राइट डिसीजन। तो मुझे पता था बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, बेटा छोटा है, फीड करता है, और कैंप्स कहीं भी लग सकते हैं, रोहतक है, बैंगलोर है, दिल्ली है, पटियाला है, मुझे घर छोड़ना होगा, बेटे को साथ ले जा पाऊंगी कि नहीं, बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होंगे।
तो मम्मा मेरे बिगेस्ट सपोर्ट हैं। उन्होंने मुझे वहां पर भी सपोर्ट किया जहाँ पर शायद एक माँ भी अपनी बच्ची को नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। तो वो ही उन्होंने, जब मैं सुबह अभी भी ग्राउंड जाती हूँ तो मुझे पता होता है मेरे घर पर मेरी मम्मा है और मेरा बेटा सेफ हैंड्स में है। तो बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी कि चेंज कैसे होता है। तो अभी यही है कि लड़कियों के लिए मुश्किल तो है, कभी कभी आपको अंदर और घर के अंदर और घर के बाहर जो एक तालमेल बिठाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। अक्सर लोग बोल देते हैं अरे हाँ तुम ही तो आई हो पुरुषों की फील्ड में, पर मैं ये उनसे कह तो नहीं पाती। किसी किसी से कहा भी हो कि किसने डिसाइड किया कि ये पुरुषों की फील्ड है या ये महिलाओं की फील्ड है। हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पर झांसी की रानी ने जाकर के युद्ध किया था अपना बच्चा पीठ पर बांध करके, और मेरी कौम की लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही। तो तालमेल तो लेकिन देखा गया है कि 95% औरतों को ही बिठाना है, चाहे घर है चाहे बाहर। आपको काम करना है तो आपको घर भी आप ही को देखना होगा। बहुत कम पुरुष घर पर काम करना पसंद करते हैं। तो ठीक है, डबल ड्यूटी है तो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे और डटे रहेंगे जी। मैम, एक कोच और एक मेंटोर होने के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप कौन से रोल में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं? पिछले कई वर्षों से मैं एडोलेसेंस एज की बच्चियों के साथ काम कर रही हूँ। पहले जूनियर्स में थी और अभी एलीट यूथ में हूँ। ओके। तो इस समय आपको पता है कि बच्चियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ जी। उनके शारीरिक और मानसिक चेंजेस इतने जल्दी हो रहे होते हैं कि उनके पास एक पेरेंट्स का होना या पेरेंट फिगर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी। तो मैं अक्सर अपनी बच्चियों से जो मैं ट्रेन करती हूँ उनसे कहती हूँ कि बेटा वैसे तो आप बहुत लकी हो कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो और देश और विदेश में अपना नाम कमा रहे हो, लेकिन बाय द अदर एंड आप एक अनलकी पर्सन भी हो, अनलकी चाइल्ड भी हो। तो पूछती हैं कैसे? क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं, एक नॉर्मल बच्चा जब घर पे रहता है तो उसके पास ये ब्लेसिंग्स होती है कि वो कुछ भी सही या कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वो सुपरविजन में है पेरेंट्स की, दादा दादी के। फोन इतने घंटे नहीं चलाना है, इतना टीवी देखना है, इतने बजे सो जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बता करके बाहर जाना है। तो लेकिन जब यहाँ होते हैं हॉस्टल में बच्चे जब होते हैं तो उनके पास वो पेरेंट फिगर नहीं है। जब वो ट्रेनिंग करके थक हार करके खाना खा करके अपने रूम में आते हैं तो वो हो सकता है अपनी जो चीजों से गुजर रहे हैं वो अपने आसपास जो उनकी फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स, उनसे शेयर करते हैं, लेकिन वो भी तो सेम एज के हैं। बिल्कुल। एक गाइड करने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो मैं कोच और मेंटोर की भूमिका दोनों निभाने की कोशिश करती हूँ। एक लाइफ कोच की भी भूमिका निभाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही जो एज है उस समय आपके पास एक पेरेंट फिगर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों से बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोज नहीं तो एक दिन छोड़ करके तो इस एज की बच्चियां, जो भी लड़के भी, उनसे बात करनी चाहिए कि वो किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, कौन सी बात है जो उनको पीछे लेकर के जा रही है या उनको खा रही है। हो सकता है वो अपनी फेलो फ्रेंड से या रूममेट से बात भी ना कर पाती हूँ, या कर पाती हूँ तो वो भी तो अधकचरा ही ज्ञान देने वाले हैं ना उनको। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो चीजें मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं भी एक हॉस्टलर थी और मैं बच्चों को इसलिए गाइड नहीं करती कि मैं बहुत सही हूँ, शायद मैंने उनसे ज्यादा गलतियां की होंगी। तो बस यही सोचती हूँ कि मेरे द्वारा की गई गलतियां शायद वो ना दोहराएं। और ये कहा भी गया है कि जरूरी नहीं आप चोट खा करके, ठोकर खा करके सीखो, किसी दूसरे की ठोकर से भी सीख सकते हैं। तो समटाइम्स मैं स्ट्रिक्ट भी होती हूँ, समटाइम मैं फ्रेंड का रोल भी प्ले करती हूँ उनके साथ, समटाइम एक कोच का, पेरेंट का और गाइड का तो करती हूँ। एक बड़ी बहन, हाँ, एक बड़ी सिस्टर भी। उनको अक्सर कहती हूँ अगर तुम्हारे कोच नहीं होती तो इस एज में तो तुम मुझे बाहर आंटी या मौसी ही बोल रही होती, तो वही समझ करके मुझे गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बोलती हूँ जैसे हम कोई हिट करते हैं, मैं ना सोचो अमन मैम खड़ी है सामने, कितनी जोर से मारने वाली है, सोच लो, क्योंकि कई बार गुस्सा भी आ जाता है ना बच्चे। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि आज के यूथ को बॉक्सिंग सिर्फ एक स्पोर्ट लगता है या एक जरिया है सेल्फ एक्सप्रेस करने का? सेल्फ एक्सप्रेस करने का। देखिए, शुरू में अगर आपने कभी विजेंद्र का स्टेटमेंट सुना होगा, बहुत पहले उन्होंने जब बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो एक रेलवे की जॉब के लिए की थी। उन्होंने खुद कहा है
बाद में उनका जब विजन बड़ा हो गया, जब वो उन्होंने देखा कि नहीं यार मैं अच्छा कर सकता हूँ, और कोचिज ने उन्हें बताया कि नहीं यू हैव दैट टैलेंट कि जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकता है, तो उनका विजन बड़ा हो गया। और उन सभी का जो फायदा हुआ वो आजकल के बच्चों को हुआ। जो पीछे आने वाली पीढ़ी, अभी विजेंद्र को देखकर कितने ही बच्चों ने बॉक्सिंग सीखी होगी। मेरे पास भी एक बच्ची थी तमन्ना, वो उन्हीं के गांव की थी, और उन्होंने उनको ही देख करके, विजेंद्र को देख करके ही बॉक्सिंग स्टार्ट की थी उनके विजन से। तो सेल्फ एक्सप्रेस का जरिया मानती हूँ मैं अभी। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत होनहार भी हैं। पहले क्या होता था कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, टैलेंट गांव का गांव में रह जाता था। इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, अवसर लोगों तक, बच्चों तक, पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाते थे, स्कूल्स तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज का जो युवा है, जो आज चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, वो बहुत समझदार है, वो एक्टिव रहता है, उसको पता है ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आने वाली है और मैं सिर्फ एक जॉब तक अपने आप को, अपने टैलेंट को सीमित नहीं रखने वाला हूँ। मुझे ओलंपिक, सबका टारगेट अगर आप देखेंगे उनका टारगेट यही है कि मुझे ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना है। और आज का जो युवा है, पहले वाले जो बच्चे थे, हम लोग इतना उस समय बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज आप किसी बच्चे का इंटरव्यू करके देखिए, दुनिया जहान भर की बातें आपको बताएंगे। तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और ऑब्वियसली करियर ऑप्शन तो है ही बॉक्सिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना खाली पेट आसान नहीं होता। पेट भरा होगा, आपका अच्छा घर होगा, अच्छे एक स्टेटस आप मेंटेन करेंगे, तब आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। सही बात है जी मैम। एक नई लड़की जब रिंग में पहली बार आती है तो आप पहली चीज उसे क्या बोलते हैं? बिलीव इन योरसेल्फ। अगर कोई बच्ची रिंग तक पहुंच गई है तो वो जाने कितने रिंग पीछे छोड़ कर के आई, कौन कौन सी भूल भुलैया से लड़कर के आई होगी। हो सकता है दादी ने कभी मना किया हो सकता है नानी ने कुछ कह दिया हो सकता है साथ के फेलो जो स्कूल मेट्स हैं उन्होंने कुछ कह दिया हो सकता है पापा सपोर्टिव ना रहे हो सकता है मम्मा सपोर्टिव ना रही हो, और उसकी उसका जो फिजिक है उसको लेकर जाने कितने कमेंट्स उसने सहे होंगे, अरे कर ली तुमने बॉक्सिंग, देख लेंगे तुम्हें, कौन सा तुम माइक टाइसन बन जाओगी। अगर वो रिंग में है तो ऑलरेडी वो चैंपियन है मेरे लिए, चाहे वो 10 बाउट हार जाए बैक टू बैक, बट अगर वो स्टिल शी इज फाइटिंग फॉर हर ड्रीम्स, तो वो मेरे लिए चैंपियन है। और मैं उसे यही कहती हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ। यहाँ तक आई हो तो आगे भी जरूर पहुंचोगी। किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, किसी का आइडल बनने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरना तो खुद से डरो, क्योंकि तुम्हें पीछे लेके जाने वाला दूसरा इंसान नहीं, तुम खुद ही हो। तुम्हारे हडल्स तुम ही पैदा करने वाली हो। फोन में लग जाओगे वो एक हडल है, किसी और से ज्यादा मिंगलिंग हो जाएगा वो एक हडल है, और सोओगे नहीं, शेड्यूल मेंटेन नहीं करोगे, 12 बजे तक जाग रहे हो, ट्रेनिंग मिस कर रहे हो, वो एक हडल है। तो तुम ही डिसाइड करने वाली हो कि तुमको आगे जाना है या वहीं रुकना है या वापस खाली हाथ घर जाना है। सही बात जी। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे बीइंग अ हेड कोच मैं अभी काम करती हूँ, आप अगर मैं सभी को साथ लेके चलती हूँ, बहुत प्यार से रहती हूँ और कि ठीक है एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, तो फ्रेंडली होने की कोशिश करती हूँ, तो अरे ये तो है ही, इसको तो कुछ नहीं आता, देखो क्या है, इससे तो टीम संभाल नहीं सकती, क्या ही लीड करेगी टीम को एंड ऑल। और अगर मैं पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ और पूरा नहीं, अच्छे से काम होना चाहिए, सभी सारी चीज़ें टाइमली होनी चाहिए, एक डेडलाइन होनी चाहिए, बॉसीनेस दिखा रही है, अपने आप को बॉस बन रही है सब, तो ये एक तराजू ना मेरे लिए हमेशा खड़ा है। हाँ जी। अगर मैं ऐसे करूंगी तो उसको वो लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे करूंगी तो वो लोग उसको ऐसे बोलेंगे, तो वो एक चीज हमेशा रहती है। तो शुरू में मुझे इस चीज को कॉप अप करने में थोड़ा टाइम लगा, फिर मैंने सोचा बोलने वाले तो बोलेंगे, मुझे तो काम करना है, और जो चीज टीम को आगे लेके जाने के लिए मुझे सही लगेगी और पूरी टीम को सही लगेगी, वो मैं जरूर करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। और मुझे लगता है कि हर फील्ड में जहां पर भी औरतें काम कर रही हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क हमेशा है। अगर वो थोड़ा फ्रेंडली बात करेगी, नहीं है ये तो, है ना, इसके बस की बात नहीं है, कहाँ संभाल सकती है कोई चीजें। और अगर वो सिर्फ मतलब काम की बातें करेंगी और सिर्फ काम के लिए ही डेडिकेशनली काम करेगी और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगी, तो बॉसीनेस दिखा रही है, अरे बॉस बन रही है अपने आप को, हमें क्या चलाएगी, हमने देखा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और पुरुष को ऐसा नहीं कि सारे ही पुरुष ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन औरत को कभी नहीं होती। वो उसका बॉस चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई ज्यादा
खास इस चीज से फर्क पड़ता होगा, लेकिन समटाइम्स औरतों को भी इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमारी जो टीम लीड हो रही है वो एक वुमेन के द्वारा हो रही है। वो चीज भी मैंने कई दफा नोटिस की है। तो बस मेरा ये है, मैं हमेशा बच्चों से भी यही कहती हूँ कि कोच और बॉक्सर का कोई जेंडर नहीं होता। हाँ जी। वो एक टैलेंट है, आपको उस टैलेंट को ग्रूम करना है और उसको आगे तक लेके जाना है। इसके लिए आपको जो सही लगता है, सबको सही लगता है, वो करना चाहिए। और आप आइसक्रीम सेलर तो है नहीं कि आप सबको खुश कर सकें, आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा और टीम को लीड करने के लिए कुछ फैसले भी करने पड़ते हैं और बच्चों के हित के लिए काम करना चाहिए। बस बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि ज्यादा किसी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपना काम करें और काम ही आपको आगे लेकर के जाएगा। एट द एंड काम ही आपको आगे ले जाता है। वही मेरी मम्मा मुझे अक्सर कहती हैं, मुझे कई बार मतलब मेरा पिच थोड़ा हाई हो जाता है बात का, तो मुझे कहते हैं, बचपन से कहते आए हैं कि पंजाबी में कहावत है, चम किसी ने नहीं प्यारा कम प्यारा है, कि आपकी चमड़ी कैसी है, आप कैसे दिखते हो, आप कौन सा ब्रांड पहन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप काम क्या कर रहे हैं, आप आउटपुट क्या दे रहे हैं, आप सोसाइटी में क्या दे रहे हो, आप कहाँ आपकी सोच जा रही है। इंसान के कपड़े एक बार को बोल लेंगे, उसका चेहरा एक बार को बोल लेगा, हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनकी सोच से आप रूबरू होंगे, तब पता चलेगा कि वो दोबारा बैठने लायक है या नहीं कि नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैम, टीम इंडिया के कुछ ऐसे स्ट्रगल्स या बिहाइंड द सीन आपको ध्यान है, जो चैलेंजेस जो लोगों को नहीं दिखते? हाँ, लोगों को चमकती हुई चीजें अक्सर आकर्षित करती हैं, वही दिखाई देती है बाहर की चमक। हाँ, कौन कितना चमक रहा है, पीछे के अंधेरे को देखना भी नहीं चाहता। मैंने अभी आपसे कहा कि वो कितने हर्डल्स पार करके आए हैं मानसिक तौर पर। जैसे अभी मैं एक टीम लीड कर रही हूँ और जब मुझे पहली बार ये जिम्मेदारी मिली थी, तब तक इंडियन बॉक्सिंग में कोई भी वुमेन किसी टीम को लीड नहीं कर रही थी। ओके। तो प्रैक्टिकली जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मेरे सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे उस समय। न्यूली मदर थी, हाँ जी, फीड कराने वाली मदर थी, और मेरे साथ जो काम करने वाले जो कोचेस थे उसमें जेंट्स भी थे, और जो भारतीय मानसिकता या मैं कहूँ अंतरराष्ट्रीय मानसिकता अभी भी है कई जगह पर, कि जहाँ एक वुमेन बॉस होती है वहां पर एक अरे इसको तो कुछ नहीं आता, चलो ठीक है, इसको लेने में प्रॉब्लम होता है, हाँ चलो ठीक है, इसको जिम्मेदारी दे दी, अब सुनना तो पड़ेगा ही, लाइक दैट एंड ऑल। तो वो एक, मैंने कहा कि वो एक अदृश्य सा एक चैलेंज था मेरे सामने कि मुझे ये नहीं कहलवाना है। शुरू में मुझे इस चीज का मैंने ध्यान रखा, फिर मैंने सोचा ठीक है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, मुझे काम करना है, क्योंकि मेरा जो रास्ता है, मेरी जो मंजिल है, वो इनको उनको 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 जस्टिफाई नहीं करना, उनको सेटिस्फाइड नहीं करना। मेरी मंजिल है ये बच्ची को उधर गोल्ड लेकर के देना है बस, और उसके लिए मुझे जो भी करने पड़ेगा मैं करूंगी। फर्स्ट टाइम मैं ये, मेरे लिए जो चैलेंज आया, मैं ट्रेनिंग भी कराती थी, तो छोटा बच्चा 2 घंटे के अंदर ही उसको 1.5-2 घंटे के अंदर फीड कराना पड़ता था। भाग करके वो 5 मिनट का ब्रेक लेना, भाग करके आना 10 मिनट के लिए, और कई बार बेबी को वहीं भी लेके जाती थी। लेकिन मेरे लाइफ में बहुत सपोर्टिव लोग भी रहे। हाँ जी। मिस्टर सरहदी सर थे उस समय, मेरे डायरेक्टर थे यहाँ पर, उन्होंने कभी मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया कि अरे आप ट्रेनिंग टाइम में बेबी को फीड क्यों करा रहे हैं, बल्कि वो मुझे, उन्होंने एक स्पेस भी मुहैया कराया था मेरे आने बाद वाली लेडीज को भी। और जब मुझे प्रेसिडेंट मिस्टर अजय सिंह जी ने ये जिम्मेदारी दी थी जूनियर हेड कोच की, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था, एक्सेप्ट द चैलेंज और आप आगे बढ़ सकती हो, आप में है वो बात। सचेती सर ने भी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सपोर्टिव लोग नहीं मिले, काफी सपोर्टिव लोग मिले, लेडीज भी सपोर्टिव मिली, लेकिन वो सपोर्ट तब मिलता है जब आप इच्छा रखें कुछ कर दिखाने। हाँ जी। मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बनना है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अदरवाइज एक्स्ट्रा तो बाहर बैठे रह जाते हैं। हाँ जी। अब तुमको सोचना है कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है या एक्स्ट्रा बनना है। तो जब फर्स्ट टाइम बेबी को छोड़ के मुझे यूक्रेन जाना था, 8 मंथ्स का था वो। अच्छा। तो 20 दिन पहले से मैंने उसको स्पून से मिल्क देना स्टार्ट किया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, और मुझे ये था कि चलो मम्मा और एक हेल्पर थी वो संभाल लेंगी, लेकिन ये खाएगा क्या, रहेगा कैसे। तो 2 दिन पहले उसने थोड़ा थोड़ा सा लेना स्टार्ट किया, और फिर जब मैं बाहर गई, ये चीज किसी को भी नहीं पता कि जब एकदम से एक मदर फीड कराना बंद कर देती तो उसके मेंटल और फिजिकल में कितना चेंजेस होता है। और जब मैं प्लेन में बैठी थी तो मुझे इतना प्रेशर हो रहा था मेरी अपर बॉडी में कि मैं बता नहीं सकती। और जब मैं लैंड हुई यूक्रेन,
वो बहुत कोल्ड था उस टाइम, वहाँ स्नोफॉल था और मुझे पूरा फीवर हो गया, यहाँ तक मेरी नसें दिखना स्टार्ट हो गई, बॉडी बहुत टाइट हो गई थी अपर बॉडी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं सकती थी, बच्चों को पैड तो क्या कराऊँ। तो कजाकिस्तान की एक डॉक्टर थी, उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी, मुझे उनकी नहीं आती थी, इंग्लिश मुझे आती थी, उनको नहीं आती थी। उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे देखा, वो झट से मुझे हॉस्पिटल लेकर के गई और मुझे 2 दिन में उन्होंने ठीक कर दिया, मतलब पूरा हेल्प करके। तो वो जो मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरे लिए सच में बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि हर वो माँ, हर वो नारी जो अपने बच्ची के लिए पीछे खड़ी है ना, घर पे खड़ी है। मेरे पास अक्सर फोन आते हैं कि मैम जो मैं नहीं कर पाई ना, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी करे। कि मैम कोई बात नहीं, मैं कम खाना खा लूंगी, आप इसको कोचिंग करा दीजिए, आप इसको वहां पर रहने की कहीं से परमिशन करा दीजिए। तो औरतों को चैलेंजेस थोड़े ज्यादा हैं, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे। अक्सर ये सुनने मिलता तुम्हें चुल मची थी, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, आप चाहे कट भी कर दीजिएगा, कि तुम्हें ये लगा था तुमको दिखाना है ना तुम बराबर आओ फिर। तो मैं वही बोलती हूँ, पुरुषों की फील्ड है शायद, उनको लगता है, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि हमारी सारी फील्ड है, पुरुषों की भी सारी है और महिलाओं की भी सारी है। चैलेंजेस तो पुरुषों के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आते, पर उनके शायद लेवल अलग रहते होंगे। मेरे साथ कम करने वाले पुरुष कई बहुत अच्छे थे, कई बहुत ज्यादा अच्छे थे, कि जिन्होंने मुझे बहुत लेसन्स दिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी को थैंक्स बोलती हूँ कि जब तक वो कहते हैं कि हीरा भी हीरा नहीं बनता जब तक उसको घड़ा नहीं जाए, प्रेशर ना हो या सोने को तपाया ना जाए। तो हर कोई इंसान तप रहा है अपनी अपनी आग में, किसके साथ क्या जर्नी चल रही किसी को क्या पता, बस चमकना जरूर है ये, क्योंकि अगर कोई जल रहा है तो वो चमकेगा तो है। बिल्कुल सही बात है जी। मैम एक आपका एक ट्रेनिंग सेशन का एक टिपिकल डे कैसा रहता है? जी देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे। अच्छा। 5:30 बजे ग्राउंड जाने के लिए 4:30 उठना होता है, क्योंकि उठकर आप अपना थोड़ा बहुत फ्रेश अप होते हो, थोड़ा काम करते हो और मेडिटेशन करके जाती हूँ समटाइम्स, कई बार तो सो जाती हूँ अलार्म बंद करके, फिर लेट भाग करके जाती हूँ। 5:30 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होता है, वो अराउंड 8 o'clock तक चलता है। अच्छा। हर दिन सुबह अलग अलग शेड्यूल होता है, किसी दिन हम एंड्योरेंस पर काम करते हैं, किसी दिन हम स्पीड पर काम करते हैं, स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, और ट्रेनिंग फेज क्या चल रहा है, जैसे कि अगर कंपटीशन पीरियड है तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, और अगर हम ट्रांजिशनल फेज में है, मतलब अगर अभी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग अलग है, या हम प्री कंपटीशन फेज में तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। फिर 8 सवा 8 बजे तक मैं घर आती हूँ, बच्चे हमारे फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करते हैं, 9:30-10 बजे तक शायद वो रिलैक्स मोड में पहुंच जाते होंगे, और फिर 1-2 घंटा वो सोते हैं। समटाइम्स उनको रिहैब के लिए जाना होता है, फिजियोथेरेपी सेंटर, किसी की साइकोलॉजी की क्लास होती है, किसी की कोई ट्यूशन होती है, या फिर किसी को हॉस्पिटल जाना है, या किसी को अपने स्कूल जाना है, कॉलेज का कोई काम है, ऑफिस का कोई काम, वो लोग वो करते हैं। हम घर आते हैं, हम 11:30 बजे, समटाइम्स हमें को ऑफिस में कोई काम होता है, फिर शेड्यूल पर काम करते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, और इवनिंग का जो हमारा सेशन रहता है वो 4:30 या 5 o'clock से स्टार्ट होता है, वो 3 घंटे लग जाते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि एक तो कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, फिर एक इंडिविजुअल हम लोग 20-25 मिनट देते हैं बच्चों को, जिस पर कि वो अपनी गलतियों पर काम करते हैं और पूछते भी हैं, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसको मैं कैसे करेक्ट करूँ, और मतलब 1-to-1 सेशन भी रहते हैं, समटाइम्स मिड डे सेशन भी रहते हैं, और फिर शाम को मैं, मतलब अगर दिन की बात करूँ तो लंच कुक करती हूँ, और शाम को आकर के बेटे को कभी स्विमिंग ले जाना होता है, या फिर कभी वो बैडमिंटन क्लास से आ रहा होता है, कभी उसकी ट्यूशन रहती है, वो थोड़े बहुत काम करती हूँ, और फिर डिनर बनाते हैं, खाते हैं, और फिर अगले दिन की प्लानिंग करके सो जाते हैं। नहीं, हैक्टिक तो देखिए, बिजी रहेंगे ना, मेरे पापा कहा करते थे खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सही बात। वो हमें खाली नहीं रहने देते थे, कभी भी खाली नहीं रहने देते थे। हमारे खेत हुआ करते थे, हम खेतों में काम करते थे, और बांट रखे थे उन्होंने हमारे खेत, ये इसमें तुम लहसुन लगाओगी, इसमें तुम मक्का लगाओगी, और जिसकी जितने की फसल होगी फिर उसको प्राइज मिलेगा। और एवरी सैटरडे हमारा एक टेस्ट होता था, किसी भी सब्जेक्ट से ले लेते थे वो लोग, क्योंकि मम्मी पापा दोनों टीचर्स थे, और किसी भी सब्जेक्ट उन्होंने टेस्ट ले लिया, अगर 10 में से किसी के 8 आ गए, तीनों में से 3 सिस्टर्स, तो आपको कल को मोगली देखने नहीं मिलेगा। उस समय मोगली आया करता था,
तो अगर 9.99 कुछ आ गए सबके तो ठीक है, कल मोगली देखोगे, जुरासिक पार्क की सीरीज भी दिखाई पापा ने हमें, और हंसते रहो, पाकिस्तान के लतीफों के, उस समय वीसीआर वीसीपीज हुआ करते थे, ये चैनल्स तो नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। तो इस तरह के डिसिप्लिन में रह करके यहाँ तक पहुंचे हैं। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाँ, तो पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, पेरेंट्स सिखा सकते हैं। और अभी थोड़ा रिलैक्स मोड है। हाँ, जी सही है। मैम, आप किस मंत्रा से अपनी टीम को मोटिवेट रखती हैं जब वो टूटने वाली होती है या मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं उनसे अक्सर बात करती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, या खुद भी वो मुझे अप्रोच कर लेती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा प्रेशर रहता है बच्चों पे, कई तो पहली ही दफा जा रही होती हैं और दूसरे देश से खेलना, और उससे पहले ट्रैवल, जेट लैग और फूड हैबिट्स चेंज होना, और इंडिया के बच्चों को दूध ना मिलना वहां जाकर के, कई वेजिटेरियन है, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो बहुत अप डाउन रहता है। और कई दफा ऐसा होता है कि 1 या 2 ही दिन का रेस्ट मिल पाता है, और जाते ही कई बार आउट होती है। अच्छा। और वो भी एक इंटरनेशनल अच्छे एस्टेब्लिश बॉक्सर के साथ। तो मैं उनसे इतना ही कहती हूँ, जब तुम यहाँ तक पहुंच गई हो, अपनी मम्मा को देखो। मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि आप में कमी है, हमें पता होता है हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है और वो क्या कर सकता है, बस उस वक्त उसको एक जरा सा पुश करने की या पिन चुभाने की जरूरत होती है। और जब किसी को अंदर कोई चीज लगती है ना, वो पक्का अच्छा करने वाला होता है। तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ, देखो बेटा, जब आप घर पे होते हो, मम्मा को फीवर भी होगा ना, खाना फिर भी वही बनाएंगे। बहुत ज्यादा बुरी हालत हो तब जाकर के, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में, तब जाके शायद पापा बनाएंगे, जब मम्मा कहीं एडमिट हो तो। अदरवाइज 102 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कितना भी हो, सुबह भी जाकर के वही पानी में काम करेंगे। तो जब वो कर सकती हैं बीमारी में, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुमको क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं, सब तुम्हारे पीछे लगे हैं। कितना कोचेस का स्टाफ है, हम इतना मेहनत कर करके आए हैं, सब अच्छा करने वाले हो। और तो एक जो बच्ची है जो कि एक प्राइवेट क्लब में शायद ट्रेनिंग करके आई होगी, वो भी तो तुम्हारे जितनी ही है। हाँ जी। हो सकता है कि वो तुमसे पहले से इस फील्ड में है और उसका एक मेडल भी है तुमसे पहले, लेकिन उसने भी तो किसी को बीट किया होगा। हाँ जी। और किसी से डरने की जरूरत तो है नहीं, मतलब। और कई दफा उनके लिए मैंने हैंड रिटन में कार्ड भी बनाए हैं। 22 में हम लोग गए थे स्पेन, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो मैं और मेरी टीम, खासकर मिस अजीता जो कि फिजियोथेरेपिस्ट थी, और रोशनी भी थी उस समय हमारे साथ टीम में, सोनू भी थे, मिस्टर दलबीर भी थे। तो हम लोग वुमेन रात को कार्ड बनाते थे। अच्छा। उनके नाम के। मैं आपको शेयर करूंगी पिक्चर्स। और उनके क्योंकि कीज हमारे पास रहती थी बच्चों की, एक उनके पास एक हमारे पास, तो हम लोग रात को उनके सोने के बाद उनके टेबल पे हैंड रिटन कार्ड उनके नाम के साथ, जैसे अगर अमन है तो ए से समथिंग और एम से अलग और टी ऐसे करके, और जिसकी जितनी बाउट्स थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कार्ड बना करके दे दिया। 2-2, 3-3 बजे मैं सोई हूँ रात को उनके लिए, और सुबह हमको 5:30-6 बजे जाना भी है ट्रेनिंग के लिए, वेट देने के लिए जाना है इन बिटवीन कंपटीशन। तो जैसा जो बच्चा मोटिवेट होता है, कोई डांट से मोटिवेट होता है, कोई प्यार से मोटिवेट होता है, किसी को होम सिकनेस हो रही होती है, किसी को पापा से बात करनी होती है, किसी को, मतलब उस तरीके से। वही कहते हैं ना, गुरु का एक डायलॉग है, आपने देखी हो अगर, गुरु मूवी, अभिषेक बच्चन का, कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। कह रहे जिसको जिस चीज की जरूरत थी मैंने उसको वो किया क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए थी। तो सेम मेरा भी यही मंत्र है कि मैं हर एक के लिए ये नहीं कर सकती कि सभी को एक ही चीज, नहीं, सभी को दाल खाना पसंद नहीं हो सकता ना। तो उस हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, किसको कैसे डील करना है, किसको शायद सबके सामने बात करना पसंद ना हो, इसको अकेले में बात करना पसंद ना हो। तो एक और बाउट का जिक्र करती हूँ मैं, कि तमन्ना थी, और तमन्ना 2 या 3 दफे उसी बच्ची से हार चुकी थी, उज़्बेकिस्तान की लड़की से। नाम भी भूल, गुल उसका बच्ची का नाम था। और उसके साथ फाइनल बाउट फिर से आ गई। तो वो रात से ही ऐसी हो रही थी, मैम अब फिर ना मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो मैंने बोला आराम से सो, टेंशन मत ले, तुम ही जीतने वाली हो। आप बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ तुम ही जीतोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कह रही क्यों? मैंने कहा क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि तुम में कितनी ताकत है। तो उसको पूरा हमने मोटिवेट किया, पूरी टीम ने उसको पूरा मोटिवेट किया। और जब वो बाउट के लिए जाने ही वाली थी, 5-6 बाउट्स पहले से उसने 5-6 बाउट्स बोले तो कम से कम 1-1.25 घंटा पहले उसने, 1.5 घंटा पहले वार्म अप स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको एंजाइटी होती है। उसको काम डाउन किया और वो गई, और पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, बहुत ही अच्छा खेली। और सच में उसके ऊपर हमने, मतलब मैंने उसको गोद में उठाया, वो जीती। और 3 साल लगे हमें वो टाइटल जीतने में, क्योंकि हर बार हम उससे हार जाते थे।
ऐसे एक निवेदिता, तनु, ये वंशिका गोस्वामी, ये जो सारे बच्चे अपना फर्स्ट बाउट फाइनल का हार रहे, फर्स्ट राउंड सॉरी, फर्स्ट राउंड हारने के बाद क्या होता है कि जो जजेस बैठे होते हैं उनके ऊपर एक इंप्रेशन जा चुका है कि मुझे ये बच्चा ठीक नहीं लग रहा और ये बच्चा ठीक लग रहा है, तो ऑब्वियसली जिसके हिट्स ज्यादा हो रही है तो हम उसका फेस देखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इंप्रेशन आपका डाउन हो चुका है, पहला राउंड जा चुका है। तो एक बच्ची आके मुझे बोलती है, तन्नू जापान के साथ थी उसकी शायद बाउट, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं समझना थोड़ी है, मुक्के मारने हैं जाके। फिर मैंने उसको कॉम्बिनेशन बताया कि ऐसे वो आपको ये मार रही है, मैं समझने की ज्यादा जरूरत मत कर, अपने आप दिमाग चलेगा, अपने आप बॉडी चलेगी, तुम दिमाग लगाओगी कि तो 3 मिनट में दिमाग ही लगाते रह जाओगे। फिर मैंने बोला ये आपको ये करना है, वो जो 1 मिनट का जो टाइम रहता है ना सेकंडिंग के टाइम पे, तो हमारे कोचेस भी जो हमारे साथ अंडर 19 में और उससे पहले जूनियर में जिन भी कोचेस ने काम किया, आलिया हो गई, मैडम रजनी हो गई, इन सभी ने मतलब टीम के लिए बहुत बहुत अपना हार्डवर्क दिया है। और मिस्टर अमरजीत, प्रवीणदीप कोच, मतलब इन सभी को मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मेरी मेथोडोलॉजी, आइडियोलॉजी पर बिलीव किया और हम लोगों ने मिलकर के जो भी काम किए, और हमारी टीम ने हमेशा ही फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक ही ऑल ओवर वर्ल्ड या एशियन चैंपियनशिप में हमेशा हम लोग फर्स्ट सेकंड रैंक पे ही रहे हैं। और कई दफ़े हमारे बॉक्सर्स ने वर्ल्ड में बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी जीता, और एशिया का बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड अरुंधति चौधरी थी, उन्होंने जीता, माही राघव, देविका घोरपड़े, काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स रहे जिन्होंने वो कर दिखाया जो वो कर सकते थे, पीछे नहीं हटे। जी मैम, बॉक्सिंग सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल गेम भी होता है, उसके लिए आप क्या टिप्स देती हैं अपने स्टूडेंट्स को? देखिए फिजिकली तो आप ट्रेन कर सकते हो, बड़े इजीली ट्रेन हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब एक एलीट लेवल के जो बॉक्सर्स होते हैं ना, वहाँ सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही काम आता है, वहाँ आपका मेंटल लेवल ही काम करता है। अभी मैं अंडर 19 में काम कर रही हूँ, इससे पहले जब मैं एलीट में काम करती थी तो ऑब्वियसली जो बच्चा एलीट लेवल पे काम कर रहा है तो उसके पास कम से कम 8 से 9 वर्ष का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस को बीट करना बड़े ही टेक्निकल काम है। उसमें ये नहीं जाके 4 मुक्के मार दो और नहीं मैं जीत जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता। बड़ी थॉरोली स्टडी करनी पड़ती है, बड़ी उसकी बाउट्स देखना पड़ती हैं, उसका रिकॉर्ड निकालना पड़ता है। आप साउथ पा बॉक्सर से अभी आपकी बाउट है, या फिर ऑर्थोडॉक्स है, या फिर वो किस तरह का बॉक्सर है, फर्स्ट अटैक लेना पसंद करता है, काउंटर है, रशर है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिन पर काम करना रहता है। और ओवरऑल जो अबव ऑल इससे सबसे जो ऊपर है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट। अगर आप, मैं रनिंग में तो बहुत अच्छी हूँ, मैं पंचिंग पैड भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, और मैंने स्पारिंग में भी बहुत अच्छा करा है, और ये वो मेरा बेंच प्रेस और ये मेरे स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, लेकिन एंजाइटी नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हो, दर्द तो सबको लगे, वहां पे जाके कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि पंच तो आप ही को मारने हैं, कोच तो आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्टर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ, मतलब थोड़ा सा घुमाती हूँ एक चीज को कि मैं भूल गई थी, जब हम अंडर 19 के लिए गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो मैंने निखत से अपनी बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कराई थी। अच्छा, ये मैं अक्सर करती हूँ, लवलीना से भी कराई थी, कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको पता चले कि उस समय देविका ने गोल्ड जीता था, तो देविका ने निखत से सवाल किया कि मैम बोला था या दीदी बोला था, जो भी, आई डोंट रिमेम्बर, कि एंजाइटी को मैं कंट्रोल कैसे करूं, कि मुझे पता है वो बॉक्सर का भी रिकॉर्ड है, वो भी फाइनल पहुंची है, तो उसने, निखत ने सब अच्छे से बताया कि डर तो सबको लगता है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा, ये डर को तो तुम्हें ही जीतना होगा, इसके ऊपर आप काफी काम कर सकते हो। हम जैसे उनके लिए एक इमेजिनरी एक ड्रिल रहती है जिसमें कि हम उनको एक काम डाउन पोजीशन में उनको लिटा देते हैं और उनको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि इमेजिन करो आप वहाँ हो, आप अपना टारगेट देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मेडिटेशन के समय या जो भी समय करते हैं, तो उसका भी काफ़ी हेल्प रहता है। मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का कंटेस्टेंट कौन लगता है, उसके साथ इमेजिन करो कि आप फर्स्ट राउंड लड़ रहे हो, और इस तरह से खेलना है आपको, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसके बाद हाथ किसका खड़े होने वाला है। तो और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं साई में, जैसे मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोच हूँ, और साई ने भी काफ़ी इस चीज़ों को सपोर्ट किया है, स्कीम्स भी चलाई हुई हैं खेलो इंडिया में, और एनसीओई स्कीम है और टॉप्स की स्कीम है, जिसमें अलग अलग लेवल के बॉक्सर्स को उस हिसाब से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग का सपोर्ट किया जाता है।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं एक बॉक्सर का मेंटल लेवल बूस्ट अप करता है। हाँ जी। अगर वो इन्हीं चीजों में जूझेगा कि यार सामने वाला तो नाइकी के शू पहन के आया है और मेरे तो नॉर्मल किसी लोकल कंपनी के शू है, तो वो वहीं पे भी दब जाता है बच्चा। दब जाता है, हाँ जी। तो एक जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है और एक जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग का जो सपोर्ट साई मुहैया कराती है, तो वो भी बच्चे को बड़ा बूस्ट अप करता है। बिल्कुल। कभी इंटरनेशनल 10 डेज का ट्रेनिंग हो रहा है, कोई कंट्री यहाँ के ट्रेनिंग, सबसे बड़ा रोल फाइनेंशियल है इसमें। हाँ जी। और जब बच्चे के दिमाग में ये रहेगा, अरे यार मैं भी तो ट्रेनिंग करके आया हूँ, ट्रेनिंग कैसे हुई? वो फाइनेंशियल सपोर्ट से ही तो हुई। वो अच्छे इक्विपमेंट कहाँ से है? वो फाइनेंशियल सपोर्ट से तो है। तो वो मेंटल आपका फ्री रहता है कि मैं एक बॉक्सर के सामने, जैसे आपने युवराज सिंह की और धोनी की बात सुनी होगी। युवराज सिंह तो जब खेलने गए थे कोई रणजी वंजी, तो धोनी उनके कपड़े देख के थोड़े हो गए थे, यार ये तो बड़ा हाई फाई लग रहा है मुझे। लेकिन टैलेंट को कोई बीट नहीं कर सकता। जब फाइनेंशियल सपोर्ट और आप इंजरी से रिहैब करके वापस आ चुके हैं, आपके पास एक सपोर्ट है, कोचेस का सपोर्ट है और आपका डाइट मॉनिटर हो रहा है, तो आपका जो दिमाग है थोड़ा फ्री रहता है। तो एक बेस बन जाता है। बाकी जो 15-20% काम करना है वो तो आप ही को करना है। सही बात है। एक मोमेंट जब आप खुद ब्रेकडाउन होने वाली थी और किस चीज ने आपको उठने की हिम्मत दी? बहुत डीप क्वेश्चन है। 2009 में जाती हूँ वापस। उस समय 7, 8, 9 मेरे जिंदगी में थोड़ा काफी उथल पुथल वाला दौर था। और 2008 का एंड ही चल रहा था, क्या 9 की बाद की बात है शायद। तो मैं भोपाल में जॉब किया करती थी उस समय, बॉक्सिंग कोच स्टेट गवर्नमेंट में। हाँ जी। और रात के 3 बजे मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने आई कॉल्ड टू माय मदर, वो धर्मपुर रहती थी, और मैंने उनसे कहा, मम्मा मुझे कोई बॉक्सिंग नहीं करनी, मुझे घर बुला लो। मैं कोच हूँ और मुझे कोचिंग करते हुए भी 4 से 5 वर्ष हो चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला ऐसी बात हो गई, कुछ मतलब चल ही रहा, उनको भी पता ही था। तो कह रहे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रो रही हूँ रात को 3 बजे। मैंने कहा मम्मा ऐसे मत करो, मैं किसी के घर पे, लिटरली अंदर है मेरी मम्मा, आप पूछ लीजिएगा। मैंने कहा मैं किसी घर पे बर्तन मांज लूंगी मम्मी, पर मैं ये बॉक्सिंग नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला मैंने तेरे को बर्तन मांजने के लिए यहाँ तक पहुँचाया है क्या? तुझे पढ़ाया लिखाया बर्तन मांजने के लिए है क्या, कि तुम गिव अप कर रही हो? तो मैंने कह रहे फिर लोग ताने नहीं मारेंगे तुझे, तेरी बहन की शादी कैसे होगी, कि बड़ी बहन तो घर पे आके बैठ गई, कुछ काम नहीं कर रही है वो सो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर पे मांज लूंगी, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, घर पे रह लूंगी, पर मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो कह रहे कपड़े धो के सुखाएगी तो तेरे कपड़े देख के तब। मतलब वो गिव अप करने को तैयार नहीं थी मेरी मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको लोगों की परवाह है ना, ठीक है। मैंने कहा मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। कह रहे ठीक है, मर जा। कह रहे मर जा, मैंने तेरे को इसलिए पैदा नहीं किया था, इसलिए तुझे यहाँ तक नहीं पहुंचाया था कि तुम ऐसे गिव अप करके या समाज से या किसी भी चीज से निराश होकर के एक हादसे से तुम गिव अप कर दो और मरने की सोचो और जॉब छोड़ने की सोचो। मरना है मर जा, लेकिन यहाँ इस घर में नहीं आएगी तो। जब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे मम्मा ने तो बोल दिया है। तो अपनी स्कूटी उठाई, मैंने बात करते करते 4, 4:30 हो गए थे लेक पे। मैंने कहा आज तो डूब के मरना ही है। अच्छा। जब माता जी ने कह ही दिया है तो मुझे तो कोई प्यार नहीं करता इस दुनिया में, मैं तो हूँ ही मतलब नकारा नालायक औलाद हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये वो चली गई लेक पे डूबने के लिए। अब लेक को देख के दिल घबराना शुरू। मैंने कहा चल कोई बात, थोड़ी देर बैठी मैं वहां, रोई वही कोई मुसाफिर भी जो भी लोग वहां से जा रहे, जो कोई किसी की कोई नहीं पड़ी, क्यों रो रही हो, क्या शुक्र है किसी ने धक्का नहीं मार दिया, बस आसान हो जाता है क्योंकि तैरना मुझे आता नहीं। अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन वो डिफिकल्ट वो फेस मेरी लाइफ का उस समय डिफिकल्ट था। वहां से निकलना रोती रही। 8 बज गए, 8:30 हो गए, 9 बज गए, कोई पानी नहीं, फिर लगा भूख प्यास गर्मी वर्मी का एहसास होना शुरू हुआ। तो मैंने बोला मरा नहीं जाएगा यार, चलो वापस। मैंने कहा ठीक है, अब मैं इनसे बात नहीं करूंगी, ना मम्मी से ना दोनों सिस्टर से, कुछ बन के ही दिखाऊंगी इनको, कुछ करके ही दिखाऊंगी। मैंने कहा ये मुझे मरने की सलाहें दे रही हैं। वापस आई और मुझे लगता है 1-1.25 साल मैंने मेरी मम्मा और मेरे घर पे नहीं गई, मैं मेरे उनसे बात नहीं करी, जबकि उनके बकायदा कॉल आते थे, मैं नहीं उठाती थी, और उनके मैसेज भी आते थे बी स्ट्रॉन्ग और कुछ नहीं होता, ये वो थी मेरे पास बिल्कुल, और आज भी हैं। और मैं सारा का सारा क्रेडिट, मैं अगर एक सांस भी इस घर के बाहर ले रही हूँ काम में, तो वो उनकी बदौलत है, क्योंकि वो है एक, उन्होंने क्या कुछ नहीं सुना होगा मेरे लिए और क्या कुछ नहीं सहा होगा,
जब मैं बॉक्सिंग की शुरुआत की थी या फिर गांव में अकेली लड़कों के साथ दौड़ती थी तो कई लोग कहते थे लड़कों के साथ दौड़ जाएगी, बिन बाप की बच्ची है, पता भी नहीं चलेगा, और कहाँ भेजती तो इसको बसों में धक्के खा रही है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ जा रही है। मतलब उस समय जो दौर था ना, अभी तो हम लोग बॉयज के साथ ट्रेनिंग कराते हैं, हाँ उस समय तो लड़के के साथ अच्छा ऐसे ही हो जाता था। बिल्कुल सही। तो वो 2009 से फिर मैं जो निकली हूँ, जो तपी हूँ, वही बोलती हूँ ना, अपने आप को आप ही निकाल सकते हो। मैं भी शायद डिप्रेशन में रही होंगी और अक्सर अभी भी ऐसे कई बार हो जाता है किसी दिन क्या है, बस फिर वॉशरूम होता है और हम होते हैं, कई बार पिल्लो होता है, रो के वो फ्रस्ट्रेशन निकाल के आ रहे नहीं लड़ना है, ऐसे गिव अप नहीं करना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सभी से मैं ये कहूंगी, दौर तो बहुत बुरे आते हैं, आपके जीवन में भी आए होंगे, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन हम सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं बने हैं। भगवान ने हमें सिर्फ खुश रहने के लिए थोड़ी भेजा है यहाँ पे, हमें उसने गुस्सा भी फील कराने के लिए भेजा। नहीं तो इमोशन सिर्फ खुश रहने का इमोशन होता ना हमारे अंदर, इतने सारे इमोशंस होते ही क्यों? 5 इंद्रियां हैं, सब कोई एक चीज हो ही नहीं सकती, 5 उंगलियां, तो सारी चीजें होंगी। फ्रस्ट्रेशन भी होगी, हार्ट ब्रोकन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, लड़ाइयां भी होंगी, अकेले भी पड़ोगे और कोई होगा भी नहीं साथ में, आप भी तो किसी का साथ नहीं देते हो। हम अक्सर बोलते हैं मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, आपने दिया था क्या? तो हम भी किसी के लिए लोग हैं और हमारे लिए भी कोई लोग हैं, तो अपने लिए तो खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो सबके लिए यही मैसेज है, बी स्ट्रॉन्ग, और शायद तुम्हारा कोई सहारा ना बना हो, लेकिन तुम किसी का सहारा तो जरूर बनना। बिल्कुल सही कहा मैम। थोड़ा लीक से हटकर बात करते हैं, लिसन टू योर सोल, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, ओके। मैंने आपसे कहा मेरे पापा गजल्स लिखते थे। हाँ जी। और गाते भी थे। और बचपन में जब उनका मूड ऐसा होता था तो हम तीनों सिस्टर्स को अपने रूम में बुला के, उनका बेडरूम अलग था, हमारा बेडरूम अलग था बच्चों का, और बोलते थे यहाँ सोफा पे बैठ जाओ, चलो इसके ऊपर कुछ लिखो, टेबल के ऊपर लिखो, मेरे ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो, उसके ऊपर लिखो। तो मेरी दोनों सिस्टर्स ने भी ट्राई किया उस समय लिखने का। शायद दोनों, जो छोटी वाली वो भी लिखती है, जो मेरे से छोटी है वो शायद नहीं लिखती हैं, शायद तब वो उसकी नींव पड़ चुकी थी। कई चीजें, पहले मेरी डायरी लिखने की आदत थी, उसमें भी काफी कुछ ऐसा मैं लिखा करती थी। कई चीजें ऐसी होती हैं कि शायद आप कह नहीं पाते। हाँ जी। कोई होता ही नहीं आपको उस तरह से समझने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिख करके शायद, या फील करके उस चीज को, शायद वो फ्रस्ट्रेशन या फिर जो चीजें मुझे कहीं गांठ की तरह अंदर चुभती हैं, वो मैं लिख करके उसको निकाल लेती हूँ। और कुछ इसलिए भी लिखती हूँ, मोटिवेशन के लिए। हाँ जी। बच्चों के लिए, किसी गर्ल के लिए, किसी बॉय के लिए, सिर्फ उनके मोटिवेशन के लिए, और कई बार अपने आप को भी मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेटेड करने के लिए लिखती हूँ। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब भी, और ऐसा नहीं है कि बड़ी सोच के लिखना पड़े, अपने आप ही हो जाता है वो मम्मा से और पापा से। कई बार मम्मा से भी मैं सहायता लेती हूँ कि मम्मा इसकी ये राइम से नहीं बन रही, थोड़ा एक शब्द बताना, तो वो बता देती हैं मुझे। और लिसन टू योर सोल इसलिए कि मैं, दिमाग और दिल में हर इंसान हर बार फंस जाता है। हाँ जी। डिसीजन लेने में दिमाग कुछ बोलता है और दिल कुछ बोलता है, तो उस समय आत्मा जो है ना, है तो एक ही चीज, लेकिन अंदर से आवाज आती है, तो मुझे लगता है कि मैं उसकी सुनते आई हूँ और उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। वो मुझे लगता है कि जो रूह की आवाज होती है वो रब की आवाज होती है। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, सबको दगा कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं बच सकते। बिल्कुल सही बात है। तो वो मैं इसीलिए हमेशा मेरा है कि अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुनो, वही आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है। दिमाग तो अभी कल ही लिखा है मैंने, दिमाग तो अक्सर कहता है जमाने की तरह हो जाना, पर जो आत्मा है, जो दिल है, वो रोक लेती है मुझे, मतलब कि तुम ऐसे नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी जो परवरिश, जो हमारी अपब्रिंगिंग, जो हमारा माहौल, और सारे ही बुरे बन जाएंगे तो अच्छा कौन रहेगा, और सारे ही अच्छा बन जाएंगे तो बुरा कौन रहेगा। तो दोनों की जरूरत है, बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं लिखती हूँ कि शायद कोई अपने आप को रिलेट कर सके, इसलिए मैंने वो एक पेज बनाया था। कई तो ऐसे हैं कि शायद मैं उस पर भी अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को बड़ी आदत है बड़ी जल्दी जजमेंटल होने की, अरे किसके लिए लिख दिया, क्या चल रहा है, व्हाट इज कुकिंग, तो वो मैं लिख नहीं सकती। उसके लिए आपको भी नहीं बताऊंगी, इसके लिए मैं पब्लिक को बताती हूँ। इसके लिए एक और मेरा हिडन पेज है किसी और नाम से, उस पे लिखती हूँ मैं एक ऐसी आवाज जो शायद किसी का माइंडसेट बदल सके। सही बात है जी। एक छोटी सी पोएम या पंक्ति जो आप हमारे लिसनर्स के लिए पढ़ना चाहें या बताना चाहें।
हाँ, सामने ही लिखा है मैंने। हाँ, बताइए। और वो मेरे साथ तमन्ना बैठी है वहां पर, उसकी वही बाउट है जिसकी मैंने अभी आपसे बात हाँ, की थी। जीते वो थे। फाइनल राउंड है, फाइनल बाउट का, और उसी के लिए मैंने लिखा है। तो मैंने ये लिखा था हाँ उस जी। समय, शायद जो वो पल रहे होंगे उस दौरान, उस मोमेंट में जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने लिखा कि परिंदे रुक मत, परिंदे रुक मत, तुझ में बड़ी जान बाकी है। मंजिल दूर है बहुत, मंजिल दूर है बहुत, पर अभी तो उड़ान बाकी है। जिंदगी भर ये जंग चलती रहेगी, हर कदम पर बहुत इम्तिहान बाकी है। तू हौसला कर खड़ा हो, तू हौसला कर खड़ा हो, जीतने को तो अभी पूरा जहान बाकी है, जीतने को तो अभी पूरा जहान बाकी है। तो ये ना सिर्फ गर्ल के लिए है, ना बॉय के लिए, हर किसी के लिए है। अपनी अपनी लड़ाई हर कोई लड़ रहा है, हर कोई मतलब किसी ना किसी जंग में चल ही रहा है, तो सबके लिए लिखा था। और बहुत अच्छा लिखा था जी। और एक और मैं अपनी तरफ से Yes, please. कहना चाहती हूँ। हाँ जी। ये महिलाओं के लिए स्पेशली लिखा है मैंने। अक्सर लोग कहते हैं कि महिला महिला की दोस्त नहीं हो सकती, ऐसे मैंने सुना है। तो मैंने उससे प्रेरित होकर के इस बात से लिखा है कि अपने अपने लक्ष्य को देखकर एक दूसरे को प्रेरित करती हुई वो, अपने अपने लक्ष्य को देखकर एक दूसरे को प्रेरित करती हुई वो, एक दूसरे की प्रतिभाओं का सम्मान करती हुई वो, एक दूसरे के अनंत संघर्ष में साथ निभाती हुई वो, पुरानी कड़वाहटों को आपसी समझ से सुलझाती हुई वो, साथ बैठ अपने गमों को भूल कर खिलखिलाती हुई वो, किसी को देखकर जलती नहीं अपितु सबकी काबिलियत पर ताली बजाती हुई वो। अच्छी लगती हैं ऐसी महिलाएं, जीवन की तपिश में एक दूसरे को देखकर नहीं तमतमाती जो, किसी को उसके चुनाव, रंग, असमानताओं की वजह से कम नहीं आंकती जो। हाँ, सम्मान की अधिकारी हैं वो, किसी की खुशी और तरक्की का कारण बनती हैं जो। तो ये उन सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, महिला होकर के महिला को सपोर्ट करती हैं, और इस मिथ को और इस चीज को तोड़ने की कोशिश करती हैं कि एक महिला महिला की दोस्त नहीं हो सकती और महिलाएं आपस में बहुत जलती हैं, उसके लिए लिखा है। वैसे मेरा ऐसा कोई ये नहीं कि मैं फेमिनिज्म को ही प्रमोट कर रही हूँ, मेरे जीवन में पुरुषों और महिलाओं ने सभी ने बहुत साथ दिया है, और उनको सच में आपके मंच के माध्यम से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बिलीव किया अपनी जर्नी में और मेरी भी जर्नी में। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने भी आज तक मुझसे ट्रेनिंग ली। इट्स बीन नाउ 22 ईयर्स। अर्जुन अवार्डी से लेकर के मेरी एक ट्रेनिंग थी, मैं उनकी कोच थी मैडम संध्या गुरंग, जो मुझसे पहले द्रोणाचार्य अवार्डी मतलब हैं, और उन सभी का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बिलीव करके यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम। मैम, हमारा एक सेगमेंट होता है आस्क द एक्सपर्ट, उसमें लावण्या सलूजा जी का एक सवाल है, अगर एक मैसेज पूरे इंडिया की बेटियों को देना चाहें जो स्पोर्ट्स या ड्रीम को फॉलो करना चाहती हैं तो क्या होता? इस लावण्या का सवाल है। थैंक यू लावण्या जी, पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और इसका आंसर ये है कि खुद पर तो बिलीव करो, लेकिन जो माता पिता ने आपके ऊपर और समाज ने जो आपके ऊपर विश्वास किया है उसको भी बरकरार रखिए। क्योंकि आप अगर कोई भी बच्ची बॉक्सिंग करने वाली है, स्पोर्ट्स करने वाली है, वो विदाउट पेरेंट्स के सपोर्ट की तो नहीं कर पाएगी। आपको नहीं पता, बच्ची को नहीं पता कि वो कैसे यहाँ तक उसके माता पिता ने उसे पहुंचाया। वो उसका बोल्ड डिसीजन तो होगा कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। निखत की बात करती हूँ यहाँ एक एग्जाम्पल दे करके कि उसके पिता का बहुत बड़ा रोल रहा। निखत जरीन ने अक्सर ये कहा है, क्योंकि उसने तो सपना देखा कि मुझे बॉक्सर बनना है, मुझे बॉक्सिंग करनी है पापा, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स कितना जोर लगा देते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसे हालात में हो कि आपको अपने माता पिता अच्छे नहीं लग रहे हो, उनकी रोक टोक आपको बंदिश लग रही हो, तो एक बार घर जरूर जा करके उनके पैर छू करके उनके साथ बैठ करके उन सारे लम्हों को दोबारा से रिकॉग्नाइज, याद करना कि जब पूरी दुनिया मना कर रही थी कि इसको ये गेम नहीं खिलानी है या इसको इस फील्ड में नहीं बेचना है, तो उन्होंने सिर्फ आपके सपने के पीछे सबको त्याग दिया। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी कि पेरेंट्स की छांव में ज़रूर बैठें, उनसे खूब बातें करें और उनके विश्वास की लाज रखें और अपने पंखों को उतनी उड़ान दें जिससे कि उनका सम्मान भी बरकरार रह सके। थैंक यू सो मच।
चलिए मैम, अब फाइनल रैपिड फायर राउंड, ग्लव्स या पोएट्री, अगर एक ही चूज करना हो तो। ग्लव्स। ग्रेट। एक बॉक्सर जिसे देखकर आप इंस्पायर होती हैं, इंडिया या ग्लोबल? किसी एक बॉक्सर का नाम नहीं ले सकती, सॉरी, मेरे लिए हर कोई अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। बहुत सही बात। 3 क्वालिटीज एक परफेक्ट कोच में होनी चाहिए। गुड लिसनर, और रैपिड फायर है, फिटनेस, और चीटिंग करे, पेशेंस। पेशेंस। लिसनर में भी आ गया वैसे, हाँ पेशेंस ठीक है। रिंग में सबसे बड़ा डर? रिंग में मुझे नहीं डर लगता। सही बात है। एक पंचलाइन जो आप बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती है। एक पंचलाइन, 2 पंचलाइन है। बताइए। एक तो ये है कि एक्स्ट्रा काम करो, नहीं तो एक्स्ट्रा बन करके रह जाओगे जीवन में, और दूसरा देखो लेट नहीं होना, नहीं तो फ्रंट रोल लग जाएंगे। कॉफी या कड़क चाय? कॉफी। एक लास्ट वर्ड फॉर बियॉन्ड रियलिटी पॉडकास्ट। मुझे एक वर्ड कहना है, बताइए। सिर्फ नहीं, एक। कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि बहुत थैंक यू है मिस्टर भारत आपका, सच में, थैंक यू। और पूरी टीम का, कि आप खुद एफर्ट्स करके हर उस इंसान को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं कि जिसकी आवाज़ शायद हमारे देश को एक नई सोच दे सके और हमारे देश के युवा को जागृत कर सके, जो एक नशे में, मोबाइल के नशे में डूब चुका है कि जिंदगी ये भी है, और इन लोगों ने अगर कोई मकाम पाया है तो बहुत सारी चीज़ें फेस करके पाया है। तो ये आवाज़ जो आप जन जन तक जा करके, जो एक हमारे किसी ना किसी फील्ड के जिन्होंने लीक से हट करके काम किया है, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सच में आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। और ये भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि मैं फिर से कुछ बोल सकूँ तो मैं हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत एंड यू आर रियली नाइस पर्सनालिटी, इट वाज हैप्पी मीटिंग विद यू, और पहली दफ़ा मिलने पर भी ये नहीं लगा कि पहली दफ़ा मिल रही हूँ। आप इतना कंफर्टेबल मुझे फील कराया, तो थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही लगे रहें। और वैसे तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की बड़ी ये रहती है कि इसके फॉलोअर्स हैं, इसके फॉलोअर्स देख करके काम नहीं होता। अगर आपकी आवाज़ आज कम लोग सुन रहे हैं ना, एक वक्त आएगा कि आपकी आवाज़ को सर्च किया जाएगा गूगल पे कितने फॉलोअर्स हैं या फिर कहाँ तक पहुँच रहे हैं। थैंक्स टू यू मैम। अब फाइनली मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, एक लास्ट मैसेज अगर आप मेरे व्यूअर्स को कुछ देना चाहें, और अगर वो आपको फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं प्लीज? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है एक बेहतरीन शेड्यूल की। 24 आवर्स विनर्स के पास भी हैं, चाहे वो किसी फील्ड के हों, और 24 आवर्स आपके पास भी हैं। मैंने पहले भी कहा, फ़ोन के भ्रमजाल से दूर रहें, यह आपको आप ही से दूर कर रहा है, अपनों से तो कर ही रहा है। आप जो कर सकते हैं उसे ये खो रहा है, छीन रहा है आपसे। तो अपने आप को फोकस्ड करें, बिलीव इन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर गोल। एंड आप मुझे ढूंढ सकते हैं अमनप्रीत के बॉक्सिंग कोच के नाम से इंस्टाग्राम पर, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो। अदरवाइज जय श्री राम। जय श्री राम। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल एपिसोड आई हैव डन टिल नाउ। बहुत कुछ सीखने को मिला, सही में पता चला कि एक फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन अगर वो कुछ ठान ले तो किस मुकाम तक जा सकती हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अमनप्रीत जी, अ नेशनल कोच। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। आई हाईली रिकमेंड कि आप उन्हें फॉलो कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।